बड़ी खबर में और मैं हूं आपके साथ शावनी पटनायक। इस बुलेटिन में हम बात करेंगे दिन भर के 4 बड़ी खबरों के बारे में और शुरुआत करेंगे पहली बड़ी खबर से। पहली बड़ी खबर 2024 की तैयारियों से जुड़ी है, जहां बीजेपी जिला कार्यकारिणी की बैठक का दौर कई दिनों से लगातार जारी है। वहीं दूसरी खबर में आपको बताएंगे कि अब गृह मंत्री अनिल विज की नजर अनफिट पुलिसकर्मियों पर है। तीसरी खबर फरीदाबाद से है, जहां कांग्रेस से राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सरकार को घेरा। चौथी खबर भी फरीदाबाद से ही है, जहां सुकरी इलाके में हैवान पिता ने अपने ही 2 मासूम बच्चों को कुएं में फेंककर मौत के घाट उतार दिया। तमाम 4 बड़ी खबरों पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे, जहां पर पहली खबर 2024 से जुड़ी है। 2024 के लिए बीजेपी का मंथन लगातार जारी है, कार्यकारिणी की बैठक लगातार जारी है और ऐसे में देखना महत्वपूर्ण होगा कि इस बैठक के जरिए बीजेपी क्या कुछ रणनीति बनाती है चुनाव को लेकर। दूसरी खबर, जहां पर अब अनफिट पुलिसकर्मियों पर अनिल विज की नजर है और आपको बता दें कि सख्त हिदायत गृह मंत्री द्वारा दी गई है कि पुलिसकर्मियों को फिट रहने की जरूरत है। और दीपेंद्र हुड्डा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, इस दौरान सरकार पर दीपेंद्र हुड्डा ने जमकर निशाना साधा। वहीं आपको बता दें कि फरीदाबाद में पिता कातिल बना। खबर फरीदाबाद से है, जहां बीजेपी जिला कार्यकारिणी की बैठक का दौर कई दिनों से जारी है। बताते कि यह बैठक बीजेपी कार्यालय पर किया गया, जहां पर बीजेपी के केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर सहित अन्य बड़े नेता भी मौजूद रहे। इस मौके पर बीजेपी के जिला अध्यक्ष गोपाल शर्मा ने बताया कि 2024 के लिए पार्टी पूरी तरह से तैयार है और इसको लेकर पन्ना प्रमुख का सम्मेलन भी संपन्न होगा। और ऐसे में चर्चा ये भी है कि क्या आगामी विधानसभा चुनाव तक वह दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष नियुक्त किए जाएंगे। इस बात की चर्चा इसीलिए भी है, हाल ही में बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को सिर्फ इस बात के लिए पद पर 1 साल के लिए एक्सटेंशन मिला है कि 2024 में लोकसभा चुनाव है। 2024 के लिए पार्टी पूरी तरीके से तैयार है। चुनाव को लेकर बीजेपी का मंथन का दौर लगातार जारी है और ऐसे में बीजेपी जिला कार्यकारिणी की बैठक और कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर भी फिलहाल चर्चा जो है वो की जा रही है। देखना महत्वपूर्ण होगा कि वो कौन कौन से विषय है जिस पर चर्चा की जा रही है और क्या कुछ अहम बातें इस बैठक से निकलकर सामने आती है, क्या कुछ रणनीति इस बार बीजेपी बनाती है चुनाव को लेकर, क्योंकि 2024 में लोकसभा और विधानसभा दोनों चुनाव है और प्रदेश में चुनाव को लेकर सभी कार्यकर्ता जो है वो सक्रिय है। हमारी भारतीय जनता पार्टी जिला कार्यकारिणी की हमारी बैठक थी। इसमें हमारे डॉक्टर सुधा यादव, जो हमारी पूर्व में सांसद रही हैं, वर्तमान में पार्लियामेंट बोर्ड की मेंबर हैं, वो विशेष रूप से उपस्थित रहीं। चौधरी कृष्णपाल गुर्जर जी, जो हमारे लोकप्रिय सांसद हैं और मंत्री हैं, वो उपस्थित रहे। हमारे विधायक सीमा तिरखा, नरेंद्र गुप्ता जी, हमारे प्रभारी पटौदी के विधायक सत्यपाल जरावता जी, जो हमारे प्रदेश उपाध्यक्ष हैं, वो भी उपस्थित रहे। आज जिला कार्यकारिणी की बैठक है, इसमें हमारा जो पन्ना प्रमुख का कार्यक्रम चल रहा है उसके सम्मेलन कराने, उस पर चर्चा, उसके बाद साथ साथ जो मोदी जी का 9 साल कंप्लीट हो रहे हैं, तो 30 मई से लेकर 30 जून तक महाजन संपर्क अभियान। चर्चा के लिए प्रवीण अत्रे बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं, वहीं बजरंग दास गर्ग कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले प्रवीण अत्रे जी, आपका रुख करूंगी। प्रवीण जी, क्योंकि चुनाव में बेहद कम समय बाकी है और बीजेपी की तैयारी साफ देखी जा रही है, जिस तरीके से लगातार बैठकों का दौर जारी है, साफ तौर पर 2024 को लेकर रणनीति तो तैयार की जा रही है, लेकिन क्या कुछ अहम बदलाव आने वाले समय में देखा जाएगा? देखिए, ऐसा है, भारतीय जनता पार्टी की तैयारी वो तो आप भी देख रहे हैं। धरातल पे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पार्टी की रीति नीति को लेकर जनता के बीच में लगातार जाते रहते। जहां तक संगठन की बात है, प्रदेश अध्यक्ष जी ने हर विधानसभा के अंदर कार्यकर्ताओं के साथ बैठ के कार्यकर्ताओं से फीडबैक, कार्यकर्ताओं से मंत्रणा शुरू कर दी। भारतीय जनता पार्टी की जिला कार्यकारिणी या प्रदेश कार्यकारिणी की हर 3 महीने बाद एक बैठक होती है। प्रदेश कार्यकारिणी हमारी यमुनानगर में हो चुकी है, अभी जिला कार्यकारिणी की बैठकें चल रही है। भारतीय जनता पार्टी 2024 के चुनाव के लिए पूरी तरह से तैयार है।
ठीक है प्रवीण जी, लौटूंगे आपके पास। बजरंग दास गर्ग जी हमारे साथ जुड़े हुए कांग्रेस प्रवक्ता। बजरंग दास जी, आपसे भी जानना चाहूंगी, क्योंकि देखिए बीजेपी लगातार बैठक कर रही है, कार्यकारिणी की बैठक लगातार जारी है, अपनी रणनीति बीजेपी तैयार कर रही है। कांग्रेस की बात की जाए तो कांग्रेस कितनी तैयार है? क्या रणनीति कांग्रेस की इस बार चुनाव में रहेगी? मैडम जी, हर एक पार्टी को, हर एक व्यक्ति को पब्लिक में जाने का राइट है, अपनी मीटिंग करने का राइट है। मीटिंग तो आपने देख भी ली, अपने जनसभा जो कार्यक्रम मुख्यमंत्री ने रखा 3 दिन की चर्चा जिले के अंदर, वो भी आपने देखा किस प्रकार तीनों दिन जनता के साथ मुख्यमंत्री ने बदतमीजी की, महिला सरपंच के साथ बदतमीजी की, किस प्रकार एक व्यक्ति को बोला इसको जूत मारो और आके ले जाओ, और किस प्रकार एक जो महिला रो रही थी वो कह रही मेरा नशे के कारण मेरा पति चला गया, नशे के कारण मेरा जवान बेटा मर गया, पुलिस की रहनुमाई में नशा बिक रहा है, इस पर रोक लगाई है। पर मुख्यमंत्री ने उसकी सुनने के बजाय ये कह के दुत्कार दिया तू किसी भुकाई आई हुई है। ये तो ये लोगों के साथ ही मीटिंग कर रहे हैं। जहां तक कांग्रेस पार्टी का सवाल, आपने 2024 की बात करी, कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से तैयार खड़ी है कि आज चुनाव करा लो, आज भी हम तैयार खड़े हैं। और मैं दावे के साथ कहता हूं 2 का आंकड़े के अंदर भारतीय जनता पार्टी नहीं आएगी और भारी बहुमत से कांग्रेस पार्टी सरकार बनाएगी, इसमें कोई दो राय नहीं। आज प्रदेश का किसान है, कर्मचारी है, मजदूर है, व्यापारी है, हर वर्ग का नागरिक इस सरकार से दुखी है, इस सरकार से मुक्ति चाहते हैं, इस बात में कोई दो राय नहीं। ये तो लाठी डंडों की सरकार है, कोई इनके खिलाफ बोलने लाठी डंडे पीटने शुरू कर देते हैं। सिर्फ चुनो सरपंच उनको पीटना, आंगनवाड़ी महिलाओं को पीटना, किसानों को पीटना, यहाँ तक कि छात्रों को कूटना, इनका एक काम बन गया है। जो भी कोई इनके खिलाफ बोल ले और उनकी पिटाई करो और डंडे लाठी डंडे के जोर से सरकार चलाए। ऐसे सरकारें नहीं चला करती, सरकारें चलती है जनता के विश्वास से, जनता के काम करने से, जनता को विश्वास में लेना पड़ता है। इन्होंने किया क्या? हरियाणा में बेरोजगारी बढ़ाई, खराब कानून व्यवस्था की स्थिति को, पहले बीजेपी की बात थी तो क्या जेजेपी को क्या आज अगर बात करते हैं ना, कहीं भी गांव में जाके, अंचल में जाके कहीं बात करते हैं, वो कहते हैं कि मुख्य दोषी जेजेपी है जिसने बीजेपी को दोबारा से ऑक्सीजन दी। नहीं, बीजेपी तो सत्ता छोड़ दी थी इसी बार, 40 MLA थे इसके। आज 2024 की अगर बात करें, इनेलो शुरू से ही, पहले दिन से ही जनता के बीच में है। चौधरी अभय सिंह चौटाला जी सड़क से लेकर विधानसभा तक जनता की प्रत्येक समस्या को उठा रहे हैं। अब समय बताएगा कि 2024 में कौन सा सत्ता हासिल करेगा। जनता जिसको सेवा को मौका देगी वो सेवा। ठीक है ओंकार सिंह जी, लौटूंगे आपके पास। प्रवीण अत्रे लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। प्रवीण जी, दोनों विपक्षियों को सुना, दोनों ही दावे कर रहे हैं जीत के लिए, आपका रिएक्शन जानना चाहूंगी। ये दोनों की बिलबिलाहट मेरे ख्याल से आपके दर्शकों ने अच्छी तरह से सुन ली होगी, और उस बिलबिलाहट से क्या निकल के आया वो मैं आपको बता। एक पार्टी का प्रवक्ता, जिस पार्टी का मात्र एक विधायक है, वो ये कह रहा है कि 40 विधायकों वाली पार्टी को ऑक्सीजन की जरूरत थी। अगर 40 विधायकों वाली पार्टी को ऑक्सीजन की जरूरत थी तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि एक विधायक वाली पार्टी के क्या हालात होंगे, उससे पता लग सकता है। दूसरा, यहाँ पे कांग्रेस के प्रवक्ता ये कह रहे थे कि साहब देखिएगा हमारी सरकार बनेगी, हम एक तरफा जीतेंगे, और ये वो लोग हैं जिनको जनता ने एक बार नहीं 2-2 बार नकारा और हर बार इनका वोट प्रतिशत घटा दिया। और दूसरे महान से यहाँ ये कह रहे हैं कि साहब हम गैस सिलेंडर देंगे, हमारे घर में रोजगार देंगे, और ये वो लोग कह रहे हैं जिन्होंने पहले जनता से वायदा किया था कि हम सत्ता में आएंगे तो बिजली के बिल माफ करेंगे, और जब किसान गया इनके पास कि साहब आपने वायदा किया था बिजली बिल माफ करने का, माफ कर दीजिए, तो इन्होंने क्या किया था, किसानों पे गोली चला दी, 9 किसानों को गोली से उड़ा दिया। वो आज फिर कह रहे हैं कि साहब हम आपको गैस सिलेंडर देंगे, तो जनता कैसे विश्वास करेगी इनका। वही हालात कांग्रेस के थे। हुड्डा साहब ने वायदा किया था कि किसानों को 10,000 प्रति एकड़ मुआवजा दूंगा, नहीं दिया, और अब जब वो जनता के बीच में जाके कोई बात वायदा करेंगे तो जनता कैसे विश्वास करेगी। और ये उस पार्टी की आलोचना कर रहे हैं जिस पार्टी के मुख्यमंत्री ने हरियाणा प्रदेश के किसान को पूरे देश में सबसे ज्यादा मुआवजा दिया, 15,000 रुपए प्रति एकड़। जिस पार्टी के मुख्यमंत्री ने अब तक 8.5 साल में किसानों को 10,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का मुआवजा दे दिया, जितना पिछली सरकारें कुल मिला के नहीं दे पाई।
जिस मुख्यमंत्री ने 1 लाख से ज्यादा युवाओं को पक्की नौकरी दे दी। अभी कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे थे कि साहब ये 75% प्राइवेट उद्योग में नौकरी की बात कर रहे थे, 75 लोगों को नौकरी दी हो तो बता दे। 12.5 लाख युवाओं को प्राइवेट उद्योग में समायोजित इस सरकार ने किया। ये वो सरकार है जिसने बुढ़ापा पेंशन 2750 रुपए आज की तारीख में और आगे 3000 होगी, जो कि हमारा वायदा था। और आलोचना कौन कर रहा है? जब सत्ता में थे तो मात्र 200 रुपए बढ़ाने वाले आईएनएलडी, क्योंकि 1987 में 100 रुपए थी, 2004 में 300 रुपए थी। आईएनएलडी ने 6 साल में 200 रुपए बढ़ाए थे, जो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं यहाँ पे। और कांग्रेस वालों ने क्या किया था? जब वो सत्ता में आए तो कितनी पेंशन बढ़ाई 10 साल के अंदर हुड्डा साहब ने? मात्र 700 रुपए। और आलोचना किसकी कर रहे हैं? जिस मुख्यमंत्री ने अपने 8.5 साल के कार्यकाल में 1750 रुपए बढ़ा दी, 2750 कर दी, उस सरकार की आलोचना कर रहे हैं जिस सरकार ने किसान की फसल का एक एक दाना एमएसपी पे खरीदा जाएगा इसका प्रावधान किया। जिस सरकार ने किसान की सरसों, किसान का बाजरा, किसान की सूरजमुखी, किसान का मक्का एमएसपी पे खरीदना शुरू किया। और उस मुख्यमंत्री की आलोचना कर रहे हैं जिस मुख्यमंत्री ने एक पारदर्शी सरकार दी। इस सरकार को आम आदमी की सरकार बनाया, सरकार को सीधा आम आदमी तक लेके गए। आलोचना कौन लोग कर रहे हैं? जब सत्ता में थे सरकारी योजनाओं का लाभ केवल उन लोगों को मिलता था जो ताकतवर लोग थे या जो सत्ता के चहेते थे, सत्ता के नौकरियों की बंदरबाट होती थी। लेकिन जी प्रवीण जी, लौटेंगे आपके पास। बजरंग दास गर्ग जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? नगर दर्शन पोर्टल, ग्राम दर्शन पोर्टल शुरू किए जिससे कि आप उस जी प्रवीण जी लौटेंगे आपके पास। जी मैडम जी, हम उस भारतीय जनता पार्टी सरकार की बात कर रहे हैं जिस सरकार के अंदर 750 किसान शहीद हो गए। मैं उस सरकार की बात कर रहा हूँ। मैं उस सरकार की बात कर रहा हूँ जो 75 प्राइवेट सेक्टर में नौकरी नहीं दे पाए। मैं उस सरकार की बात कर रहा हूँ। मैं उस सरकार की बात कर रहा हूँ जो सरकार 12,60,000 के माध्यम से नौकरी देने की बात करती है। मैं उस सरकार की बात कर रहा हूँ। मैं उस सरकार की बात कर रहा हूँ जिस सरकार ने प्रदेश की जनता को, युवाओं को भड़काने का काम किया। मैं उस सरकार की बात कर रहा हूँ। मैं उस सरकार की बात कर रहा हूँ जिस सरकार के अंदर युवा नशे के अंदर धकेले गए। मैं उस सरकार की बात कर रहा हूँ जिस सरकार के अंदर लाखों युवा बेरोजगार घूम रहे हैं। ये तो बात करनी देखो फायदा नहीं है, बीच में बोलने से कुछ नहीं होता। बीच में टोका टोकी करने से सच्चाई में नहीं बदलेगा। बीच में टोका टोकी करने से किसी की भी बात समझ में नहीं आएगी। बोलने दो मैडम जी, उनको रोको मैडम जी, 1 मिनट मुझे बोलने का मौका मिलना चाहिए। इन्होंने बोला जी बजरंग जी, आप अपनी बात पूरी करें। अब मैं यही कहना चाहता हूँ, इस सरकार के अंदर जो भी इन्होंने बात कही वो झूठ का पलंदा मैं दावे के साथ कहता हूँ। और ये भी बताना चाहता हूँ, ये कहते 12,60,000 नौकरियां हमने दिए धोखे के माध्यम से। मैं कहता हूँ 60 आदमी के नाम गिना दे, 60 आदमी नाम गिना दे तो मैं कान पकड़ने के तैयार हूँ। ये कहते 12,60,000। ये कहते हैं हमने युवाओं को रोजगार दिया, किसानों के लिए हमने योजनाएं। इनके रात के अंदर 750 किसान मर गए। 13.5 महीने सड़कों पर किसान आंधी तूफान बारिश के अंदर बैठे रहे। बेरहम सरकार, उन्होंने लाठियों से पीटा, डंडों से पीटा। ये उनसे वोट की उम्मीद करते हैं। ये लोग वो है तानाशाही सरकार है। मैंने पहले भी कहा लाठी की जोर पर सरकार चलाना चाहते। दूसरा, युवा की बात करते। मैं पूछना चाहता हूँ, अगर युवाओं को इन्होंने रोजगार दिया तो लाखों लोग युवा सड़कों में क्यों घूम रहे हैं? ठीक है, प्रवीण अत्रे जी से जवाब जान लेते हैं। प्रवीण अत्रे जी, आप जवाब दें। मैं तो इनको याद दिला रहा था कि जब हुड्डा साहब मुख्यमंत्री थे, गैस टीचर ने रोहतक में प्रदर्शन किया था, गोली चला दी गई, एक महिला अध्यापक जो है मारी गई थी। ये तो स्थिति थी। और रोहतक के अंदर बाकायदा जेल से गैंगस्टर राजनीतिक संरक्षण के अंदर अपनी कार्रवाइयों को अंजाम देते थे। उस वक्त के अखबार पढ़े बजरंग दास गर्ग जी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने जब नगर दर्शन पोर्टल बनाया, ग्राम दर्शन पोर्टल बनाया, पूरे प्रदेश की जनता को सरकार ने भागीदार बनाया। आज ये सरकार सीधा आम आदमी तक पहुंची। प्रदेश के गरीब, शोषित, वंचित वर्ग को उनके अधिकार मिले, ये सुनिश्चित किया मुख्यमंत्री ने। आज प्रदेश का आम आदमी विकास कार्यों के लिए अपनी डिमांड इन पोर्टल के जरिए सीधा मुख्यमंत्री तक भेजता है और उसके ऊपर काम होता है। हरियाणा एक, हरियाणवी एक, इस तरह से मुख्यमंत्री ने काम किया है।
जिस हरियाणा के अंदर पहले भाई भतीजावाद, क्षेत्रवाद, जातिवाद का बोलबाला था, जो पूरे देश में इस व्यवस्था की वजह से बदनाम था, उस व्यवस्था को बदला है मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने। जिस तरह से पारदर्शी तरीके से योग्यता अनुसार युवाओं को नौकरी देनी शुरू की, और उसका नतीजा ये हुआ कि प्रदेश का गरीब, शोषित, वंचित समाज का बच्चा अपनी योग्यता से सरकारी नौकरी पा रहा है। और इसी वजह से हमारे मित्रों में के पेट में दर्द होता है। पहले के हालात ये थे कि जो सरकारी योजनाएं थी, उनका लाभ कुछ व्यक्ति लूट ले जाते थे। मैं शब्द में लूट वर्ड यूज कर रहा हूँ। और वो साबित कब हुआ? जब प्रदेश के मुख्यमंत्री ने डीबीटी लागू किया, सीधा बैंक खाते के अंदर योजनाओं का लाभ पहुंचेगा। जब ये लागू किया, बुढ़ापा पेंशन के मामले में स्पष्टता सामने आई। 3.25 लाख ऐसी पेंशन दी जाती थी कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में। ठीक है प्रवीण अत्री जी, समय की कमी है हमारे पास, यहाँ रोकना चाहूंगी। जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ओमकार सिंह जी जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बजरंग दास गर्ग जी हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो हरियाणा में अनफिट पुलिसकर्मी थानों और चौक चौराहों पर ड्यूटी नहीं कर पाएंगे, इसको लेकर हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने आदेश जारी कर दिया है। ऐसे पुलिस वालों को लाइन में ड्यूटी करवाकर फिट करने के आदेश जारी कर दिए हैं। साथ ही अनिल विज ने कर्नाटक में कांग्रेस सरकार को लेकर बयान दिया है और कहा है कि कर्नाटक में कांग्रेस सरकार ने 2.5 साल के फॉर्मूले पर मुख्यमंत्री तय किया है, जिस पर तंज कसते हुए विज ने कहा इनका रिजल्ट शनिवार को निकला था, इन पर शनि ढाया लगी हुई है। विज ने कहा कि यह टूटी फूटी पार्टी हो गई है, कभी भी यह पार्टी साबुत नहीं है। कर्नाटक और राजस्थान या हरियाणा सब जगह गुट बने हुए हैं, यह टुकड़ा टुकड़ा पार्टी है, इनका कोई आपस में संगठन नहीं, आपस में कोई बातचीत नहीं। मैंने अपने प्रवास के दौरान सड़क पर कुछ ऐसे पुलिस कर्मचारियों की ड्यूटी लगी हुई देखी जिनकी मोटी मोटी तूंदें थी और वो दौड़ना तो दूर चल भी नहीं सकते थे। तो फिर मेरे मन में ये ख्याल आया कि भाई इनको फिट कराया जाए। तो मैंने आदेश जारी किए हैं कि जितने भी ओवरवेट हैं पुलिस वाले, उनको नॉर्मल वेट वैसे जो माना जाता है 6 फुट वाले का जो 70 से 80 किलो तक माना जाता है, या जो भी सरकार का मापदंड है, जितने भी ओवरवेट पुलिस कर्मचारी हैं उनको पुलिस लाइन में ट्रांसफर किया जाए और एक प्रोटोकॉल बनाया जाए कि उनको इतनी एक्सरसाइज करानी है, इतना खाना देना, ताकि उनको फिट किया जा सके। और जो जो फिट होता जाएगा उसको हम दोबारा फील्ड में लगा देंगे, और जो जो मोटे होते जाएंगे उनको हम पुलिस लाइन भेजते जाएंगे ताकि पुलिस फिट रहे। खबर फरीदाबाद से है, जहां सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सरकार को घेरा है, जहां उन्होंने कहा कि सरकार एक तरफ जीरो टॉलरेंस की नीति की बात करती है, वहीं दूसरी तरफ फरीदाबाद नगर निगम में सैकड़ों करोड़ का घोटाला हो गया, लेकिन आरोपी अभी भी गिरफ्त से बाहर है। उन्होंने कहा है कि पूरे प्रदेश में सफाई व्यवस्था का और सड़कों का बुरा हाल है, कहीं कोई सुनवाई नहीं है। दीपेंद्र ने कहा कि प्रदेश की बीजेपी सरकार नगर निगम चुनावों में अपनी होने वाली हालत से डरती है और इसीलिए लगातार नगर निगम के चुनाव टाले जा रहे हैं। जिसकी पूर्ति होना संभव नहीं है, बहुत साधारण। हम लोग मांग कर रहे हैं कि फरीदाबाद नगर निगम, गुड़गांव, मानेसर और कुछ परिषदों के चुनाव 1.5 साल से लगातार सरकार टालती दिखाई दे रही है, और अब अपनी निश्चित हार को देखकर सरकार की नीयत पे संदेह है कि सरकार ये चुनाव कराना भी चाहती है, नहीं कराना चाहती। हम मांग करना चाहते हैं कि लोगों का लोकतांत्रिक अधिकार, वो निगम में अपने वार्ड से ईमानदार लोगों को चुने, ईमानदार मेयर को चुने, उनको अधिकार मिले, चुनाव तुरंत कराए जाए। ये निगम जो पूरे देश और प्रदेश में भ्रष्टाचार के केंद्र के रूप में उभरा, फरीदाबाद निगम, 200 करोड़ रुपए का घोटाला और यहां तक कि रिकॉर्ड रूम तक जला दिया गया। और फरीदाबाद और पलवल के बीच में पड़ने वाले फरीदाबाद के सिकरी इलाके में एक हैवान पिता ने अपने ही 2 मासूम बच्चों को कुएं में फेंककर मौत के घाट उतार दिया। घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस ने बच्चों के शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए फरीदाबाद के सिविल अस्पताल बादशाह खान की मॉर्चरी में रखवा दिया। मृतक बच्चों में बड़ी बेटी मृतक बिंदु की उम्र 5 वर्ष थी और बेटे निक्की की उम्र 4 वर्ष थी। वही पुलिस के मुताबिक आरोपी ने दूसरी शादी की थी और वह दोनों बच्चे पहली पत्नी से थे जिसकी मौत हो चुकी थी, और दोनों बच्चों को लेकर उसका दूसरी पत्नी से लगातार झगड़ा होता था। फिलहाल पुलिस आरोपी के खिलाफ एफआईआर
कर जांच शुरू कर दी और इस मामले में डीसीपी नरेंद्र कादियान ने बताया कि आरोपी को पत्नी से भी पूछताछ की जाएगी। यदि उसका दोष पाया गया तो उसके खिलाफ भी एफआईआर दर्ज की जाएगी। पलवल से पीछे रहने वाला इंसान है, मरौली गांव से। तो ये यहाँ पर फरीदाबाद में रहता था। इसकी एक शादी पहले हुई थी, जो बीबी एक्सपायर हो गई थी, फिर इसने दूसरी शादी कर ली। पहली वाली बीबी के 2 बच्चे हैं, एक 4 साल का, एक 5 साल का। तो ये हर रोज़ जो है इस बात को लेकर खड़े होती थी कि भाई ये दूसरी औरत के बच्चे हैं। तो इस कड़ाई की वजह से जो ना उसने आज इनको सुबह सुबह वहाँ ले जाके एक कुआं था, कुएं के अंदर 6-7 फीट पानी था और दोनों बच्चों को कुएं में डाल दिया और वहाँ उनके ऊपर खड़ा होके उनकी आज हत्या कर दी। मैं नहीं पता कि हम तो गांव में रहते हैं। अच्छा, ये यहाँ रहता है, क्या नाम अपनी, ठीक है ना, यहाँ कुछ या ससुर सास ने वो बना रहा है कमरे, उनके पास यहाँ रहता है। अच्छा, तो मैं कब सूचना मिली? मुझे तो सूचना में लड़ा, वो क्या दारू पी के रोज मारता था, बच्चे को लेके चले गए वहाँ से। जाके वो मेरे को पता न चला, कब में डाल दी। अच्छा, आपको नहीं पता? नहीं, क्या काम करते थे आपके हस्बैंड? कंपनी में लग रही थी। अच्छा, कब से रह रहे हो आप यहाँ पे? ऐसे 1.5 साल हो गए। चलिए इसके साथ इस बुलेटिन में फिलहाल में सब देते हैं। देश और प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ।